तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो है संचारण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉरेजन। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है पूरा का पूरा सीधा का सीधा आपके माइंड में प्रवेश कराएंगे, बिल्कुल माइंड में प्रवेश कराएंगे। बस शर्त आपकी ये है कि आपको वीडियो में पूरे बने रहना है, शुरू से लेकर अंत तक बनाए रहना है और अच्छे से आपको वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं ये आपका टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, फिर इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों, क्या है संचारण? तो ये सर संचारण क्या होता है? सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मेरे भाई, संचारण पहली बार सुन रहे हो तो आपने जंग लगना तो सुना ही होगा। बोलो हाँ या ना। जंग लगना आपने सुना होगा। तो ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो संचारण है वो कुछ नहीं, जंग लगना है। आपने देखा होगा जंग लगना, किसी वस्तु को हम अच्छे से लेके आते हैं, नई वस्तु को लेके आते हैं और कुछ समय पश्चात उसमें जंग लग जाती है। क्या लग जाती है मेरे भाई? जंग लग जाती है। और जंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर ये दो आप दिख रहा है, ये रेल की पटरी है जो आपकी लाल सी पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? क्योंकि ये जंग इसमें लग गई है, ठीक है। तो पहले देखो, ये जो नट आपको दिख रहा है, बोल्ट आपको दिख रहा है, इसमें जंग लग गई है। और इसमें आप देख पा रहे हो, मेरे भाई, छोटे छोटे जो है ना आपके क्या बन गए, कण से बन गए। दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे कण से बन गए। लेकिन जब ये नया हम लेके आए थे बोल्ट मार्केट से, तब ये ऐसा नहीं था। तब ये कैसा था? तब ये मेरे भाई ऐसा था, चमचमाता हुआ था, अच्छा नया था, चमचमाता हुआ था। और ऐसे ही जो आपको रेल की जो आपकी जो पटरी दिख रही है, ये भी पहले चमचमाती हुई थी, नई थी, लेकिन अब लग गई इसमें जंग। क्या लग गई मेरे भाई? जंग। तो ये जंग होती क्या है सर मेरे भाई? ये होती क्या है? तो मेरे भाई, आपको बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में द्वारा या किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा, वायुमंडल द्वारा मतलब जैसे मान के चलो कोई पदार्थ है, जैसे मान के चलो ये बोल्ट ही है। इस बोल्ट को हमने क्या किया, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, लगा दिया। इस पर ताप का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसमें नमी का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसमें दाब का भी प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार रेल की पटरी को हमने क्या कर दिया, वायुमंडल में, है ना, पटरी पर बिछा दिया। अब मेरे भाई, इस पर ताप भी पड़ रहा है, नमी भी पड़ रही है, हर प्रकार से ये प्रभावित हो रहा है ना। या फिर किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा, मतलब यदि ये मान के चलो ये बोल्ट है या फिर कोई हमारे पास आयरन का कोई अन्य पदार्थ है, उसको किसी हमने विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया, तो ये रासायनिक अभिकर्मक, ठीक है। तो वायुमंडल में किसी पदार्थ को खुला छोड़ दें या फिर किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना। बिल्कुल मेरे भाई, आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे कण से आपको दिख रहे होंगे, ये नवीन यौगिक तो ही है। ये जो आपका दिख रहा होगा, इसमें जो अन्य परत सी बन गई है, नवीन यौगिक तो ही है कि नहीं? तो वायुमंडल द्वारा किसी रासायनिक अभिकर्मक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना, और नवीन यौगिक बनेगा और उसे फिर धीरे धीरे क्या करना, नष्ट। आपको पता है, जब किसी पदार्थ पर जंग लगती है तो वो पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है भाई, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे नष्ट करने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है मेरे भाई, वही आपकी क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक आपकी जो है ना नई वस्तु है, और एक हिसाब से मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये आपको दिख रही है, ये स्टील की वस्तु है, और स्टील की वस्तु एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातुओं पर जंग की प्रक्रिया है ना, वो मंद होती है। ध्यान रखना मेरे भाई। तो अब इसके एग्जाम्पल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे भाई आपको जो दिख रहा है, ये इसका उदाहरण है, ये आपका एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? कुछ उत्कृष्ट धातु जैसे गोल्ड, सोना है ना, प्लेटिनम आदि को छोड़ दिया जाए। कुछ धातुओं को, जैसे सोने को छोड़ दिया जाए, प्लेटिनम है ना, चांदी भी है जो है ना, सिल्वर होता है एजी, है ना, सिल्वर क्या होता है एजी। तो कुछ धातुओं को छोड़ दिया जाए तो संचारण की प्रवृत्ति जो है ना अधिक होती है। बाकी गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सिल्वर हुआ, इनमें संचारण होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें संचारण नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब नहीं होती, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें जंग नहीं लगती है, बट इन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी और धातुएं होती हैं उनमें संचारण की प्रवृत्ति कम होती है। गोल्ड, प्लेटिनम जो सिल्वर होते हैं, इनमें होता है संचारण, बट
कम होता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हैं ये लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत का जमना। देखो आपको पता है आप अपने हाथ में कंगन या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं चूड़ा बोलते हैं, अगर वो पहन लेते हो, क्या पहन लेते हो, चूड़ा या कंगन, यदि कॉपर का होता है तो आप देखते हो तो ज़्यादा गर्मियों के जो सीज़न होता है उस गर्मियों में आप सो जाते हो, सुबह उठते हो तो आप देखते हो अपने हाथ पर जो है ना हरी सी परत बन जाती है। कौन सी परत बन जाती है, हरी सी परत बन जाती है। ठीक है, तो ये हरी सी परत है ना संचारण है। आपने देखा होगा आपका जो तांबे का लोटा होता है वो हरा सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो संचारण के कारण होता है। किसके कारण होता है, संचारण के, है ना। तांबे पर हरी परत का जमना, ये जमना लिखा, माँ लिखा है। ठीक है, तो जमना है ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है मेरे भाई, संचारण है ना। अब मेरे भाई संचारण की बात करें तो संचारण जो है ना आपको दो प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का पढ़ना है संचारण। संचारण दो प्रकार का होता है, एक वायुमंडलीय संचारण और एक निमज्जित संचारण। अब वायुमंडलीय संचारण क्या होगा, यदि हम किसी वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ दें, यदि हम किसी वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो आपका वायुमंडलीय संचारण होगा। और यदि हम किसी वस्तु को है ना ज़मीन के अंदर गाड़ दें, जैसे आपने देखा होगा हर एक घर में नल फिटिंग हो रही है ना, ये प्रधानमंत्री की योजना है जो आपकी नल फिटिंग आपके घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब ये जो नल फिटिंग है इसके लिए दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का पाइप ज़मीन के अंदर गड़ाया। क्यों गड़ाया, क्या कारण था, लोहे का पाइप क्यों नहीं गड़ाया, प्लास्टिक का क्यों गड़ाया। तो आप ये मत सोचना कि लोहे का पाइप महंगा था इसलिए नहीं गड़ाया और प्लास्टिक का पाइप सस्ता था इसलिए गड़ाया। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका संचारण के कारण गड़ा है। क्योंकि लोहा जो होता है, आयरन जो होता है उसमें संचारण होता है, बट प्लास्टिक में कौन सा संचारण होता है, प्लास्टिक में संचारण नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक पाइप को आजकल दोस्तों है ना ज़मीन के अंदर गाड़ने लगे। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है संचारण। पहला आपका वायुमंडलीय संचारण, तो वायुमंडल में खुले रूप से धातु को उपस्थित, यदि वायुमंडल में खुला रूप से धातु को उपस्थित होने से उस पर धूल, नमी आदि के कारण जो संचारण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि वायुमंडल में यदि किसी वस्तु को छोड़ दें और उस पर फिर जंग लग जाती है तो वो आपका वायुमंडलीय संचारण होता है ना। जैसे आपका है ना जो आपकी रेल पटरी पर जंग लगना, ठीक है, किसी नट बोल्ट पर जंग लगना, है ना, खुले रूप से छोड़ा है। ठीक है, और पाइप को किसी हमने खुले स्थान पर छोड़ दिया तो उस पर जंग लगना। सीधी सी बात यह है कि वायुमंडल में किसी वस्तु को खुला छोड़ दें तो वो आपका क्या होता है, वायुमंडलीय संचारण। अब आती है निमज्जित संचारण की बात। तो मेरे भाई निमज्जित संचारण क्या होता है, भूमि जल व किसी रासायनिक अभिकरण, मतलब किसी भूमि जल में, मतलब ज़मीन के अंदर किसी पाइप को गाड़ दें, लोहे के पाइप को, है ना, या फिर किसी रासायनिक पदार्थ, हमारे पास कोई विद्युत अपघट्ट है, उस विद्युत अपघट्ट में किसी पदार्थ को हम डला रहने दें, है ना। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो आपका स्टील का पानी भरने वाला बर्तन होता है, यदि उस बर्तन में हम किसी पदार्थ को, जैसे गिलास ही हुआ, है ना, या फिर कोई आपका पीने वाला बर्तन हुआ, उसको डला रहने दें 10-15 दिन तक, और 10-15 दिन बाद उसको निकाल के देखेंगे तो वो पदार्थ जो है ना अलग से ही आपको दिखेगा, उसमें अलग सी ही परत जम जाएगी, सफ़ेद सी परत जम जाती है, आपने देखा होगा, तो वो आपका संचारण के कारण ही होता है। ठीक है, तो भूमि जल में या किसी रासायनिक अभिकरण में डूबे हुए पदार्थ पर जो संचारण होता है उसे क्या बोलते हैं, निमज्जित। ये निर्मित लिखा है, उसको निमज्जित कर लेना, क्या कर लेना, निमज्जित संचारण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पृथ्वी के अंदर धसी हुई पाइपलाइन, है ना, पृथ्वी के अंदर जो पाइपलाइन डली है लोहे की, आयरन की, उनमें जो संचारण हो रहा है वो निमज्जित संचारण ही हो रहा है। क्लियर हुआ, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब संचारण कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ये भी बात होगी, है ना। संचारण किससे बढ़ता है और किससे घटता है, ये चीज़ भी हमें समझना जरूरी है कि नहीं, है ना। तो हम इसको प्रभावित करने वाले कारक पे बात कर लें। ठीक है, तो पहला कारक है मेरे भाई धातुओं की प्रकृति या धात्विक प्रकृति। धातुओं की प्रकृति या धात्विक प्रकृति, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या बोला था, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, सिल्वर हुआ, इन पर संचारण कम होता है, लेकिन लोहा हुआ, है ना, और अन्य पदार्थ हुए, इन पर संचारण की प्रवृत्ति क्या होती है, कॉपर हुआ, इस पर संचारण की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों प्रकृति पर करता है निर्भर कि धातु की प्रकृति क्या है ना। धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होगी, जितना ज़्यादा एक्टिव होगी धातु, जितनी ज़्यादा क्रियाशील, एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील, कोई धातु जितनी ज़्यादा क्रियाशील होगी, है ना, संचारण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि क्रियाशील होगी अगर कोई धातु
तो वो क्रिया करेगी, और क्रिया करेगी तो अन्य पदार्थ को अपने ऊपर लेकर आएगी, और अन्य पदार्थ को अपने ऊपर लेके आएगी मतलब उस पर जमा करेगी तो संचारण होगा। सिंपल बात है ना। तो धातु ज़्यादा सक्रिय है तो संचारण उतना ही अधिक होगा, और कम सक्रिय धातु का संचारण कम होगा। सिंपल सी बात है ना। और कोई धातु ऐसी होती जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इन पर हमने बोला ना कम संचारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु हैं, कम क्रिया करती हैं। अक्सर आपको ये कम क्रिया करती हैं। कोई नया पदार्थ होता है जैसे नमी हुई या वायु हुई है, इनसे क्रिया करती ही नहीं है, बहुत कम करती हैं, इसलिए उन पर वो आके परत नहीं जमती, तो संचारण कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है धातु में अशुद्धि की उपस्थिति। बिल्कुल मेरे भाई, आपको पता है जंग लगती है वो अशुद्धि के कारण लगती है, जंग लगती है वो नमी के कारण लगती है ना। अब यदि किसी धातु में अशुद्धि ज़्यादा है तो संचारण ज़्यादा होगा, अशुद्धि कम है तो संचारण कम होगा। अशुद्धि के कारण धातु में संचारण की प्रवृत्ति अधिक होती है। बोलो सही बात है ना। क्योंकि ऐसी अवस्था में धातु सरलता से संचारित, यहाँ संचारित कर लेना, ठीक है, संचारित हो जाती है। बिल्कुल मेरे भाई, धूल, नमी के, मिट्टी के कारण ही संचारण होता है, तो अशुद्धि ज़्यादा होगी तो संचारण होगा। क्लियर हुआ मेरे भाई? चलो, तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है? वायुमंडल की प्रकृति। वायुमंडल की प्रकृति में मेरे भाई संचारण डिपेंड करता है। आपको पता है वायुमंडल में कभी नमी होती है और कभी खारापन होता है। नमी कब होती है? आप देखते हो बरसात के सीज़न में, या स्पेशली जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें आप देखते हो सर्दियों के सीज़न में ओस पड़ती है, ओस गिरती है ना। और खारापन गर्मियों के सीज़न में होता है। कब होता है? गर्मियों के सीज़न में। आपको पता है गर्मियों के सीज़न में आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो मतलब गर्मियों का सीज़न है ना वो है आपके खारेपन का, और जो सर्दियों का सीज़न है वो नमी का होता है ना। और आपको ये तो पता ही है ये CO2 वायुमंडल में होती है, SO2 वायुमंडल में होती है। तो देखो मेरे भाई, जब वायुमंडल जो है ना, इस वायुमंडल में नमी है, खारापन है, या CO2 SO2 आदि की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल मेरे भाई, कभी ऐसा भी समय आता है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है और कभी ये कम हो जाती है, क्योंकि ये मात्रा बदलती रहती है। ठीक है। तब संचारण की प्रवृत्ति जो है ना, संचारण जो है ना मतलब जंग लगना है वो अधिक होगा, और जब की मात्रा वायुमंडल में कम होगी तो संचारण की दर कम होगी। सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसको आप विशेष तौर से याद रखना। तो ये वायुमंडल के ऊपर भी डिपेंड करता है संचारण। ठीक है। अब नेक्स्ट बात है जल में CO2 की उपस्थिति। बिल्कुल सही बात है। जल में CO2 घुले होने के कारण धातु में संचारण शीघ्रता से होता है। मेरे भाई, जैसे अगर हम कोई हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, यदि इस धातु के टुकड़े को हम साधारण जल में डाल दें, साधारण जल में डाल दें, ठीक है, तो वहाँ पर जो उस धातु का टुकड़ा है उस पर संचारण कम होगा, उस पर संचारण कम होगा। लेकिन यदि हमारे पास एक ऐसा जल है जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें CO2 की मात्रा क्या है सर? ज़्यादा है, और यदि उस जल में फिर हम धातु के टुकड़े को डाल दें तो संचारण की क्रिया जो है ना बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 जो है ना, CO2 जल के साथ मिलकर एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा, और विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा तो आपको पता है विद्युत अपघट्ट के कारण जो है ना संचारण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना। तो ध्यान रखना, जल में CO2 घुले होने के कारण धातु में संचारण शीघ्रता से होता है, क्योंकि CO2 युक्त जल विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभाव बढ़ जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभाव क्या होगा मेरे भाई? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत अपघट्ट का जल और CO2 विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा, और विद्युत अपघट्ट वह होता है जो अपने आयनों में टूट जाएगा। तो आयनों में टूटेगा तो फिर वो गति करेगा, तो जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट धातुओं की विकृति। बिल्कुल मेरे भाई, देखो आपको पता है कुछ धातुएँ होती हैं सीधी होती हैं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा करूँगा इसको। हाँ, तो देखो मेरे भाई, आपको पता है कुछ धातुएं होती हैं सीधी होती हैं, कुछ धातुएं होती हैं मुड़ी हुई होती हैं इस टाइप की, और कुछ धातुएं ना बिल्कुल टेढ़ी इस टाइप की होती हैं, है ना। तो मेरे भाई आपको बता देता हूँ, चिकनी या जो समतल सतह वाली धातु का जो संचारण है मुड़ी या खुरदरी धातु से कम होता है। बिल्कुल, चिकनी जो धातु हैं, देखो वो चिकनी जो धातु हैं उनकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती है। क्रियाशीलता क्या होती है? कम। लेकिन जो मुड़ी हुई धातुएं होती हैं या जो खुरदरी धातु होती हैं उनमें है ना क्रियाशीलता होती है ज़्यादा, क्योंकि जैसे मान के चलो कोई धातु हमारे पास खुरदरी है, कोई धातु हमारे पास खुरदरी है, तो उस पर क्या होगा? नमी भी बैठ सकती है ना। खुरदरी धातु पर उस पर क्या होगा? धूल भी बैठ सकती है। लेकिन कोई धातु हमारे पास चिकनी है तो ना तो उस पर नमी ठहरेगी,
है ना तो उस पर धूल ठहरेगी, क्योंकि वो धातु चिकनी है और चिकनी होने के कारण उसकी क्रियाशीलता क्या है, बहुत कम है, तो उस पर धूल भी नहीं रुकेगी और नमी भी नहीं रुकेगी। बट खुरदरी धातु पे नमी भी रुकेगी और धूल भी रुकेगी, और नमी और धूल के कारण तो संक्षारण होता ही होता है, आप जानते ही हो, है ना। तो चिकनी या समतल सतह वाली धातुओं का संचारण मुड़ी या खुरदरी धातु से कम होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि धातु के मुड़े हुए स्थानों पर परमाणु और अणु का प्रभाव या तनाव अधिक होता है। बिल्कुल मेरे भाई, ये मुड़ी हुई धातु है ना, उन पर अणु या परमाणु है, उनका प्रभाव अधिक होता है, इसलिए तो उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। आई होप आप समझ गए होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरे भाई आपका जो धातु हैं, इन धातुओं के क्या हो गए, प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बचाव के कारण देखते हैं कि संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। तो संक्षारण को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पहला ताप उपचार द्वारा, विधि द्वारा। हमने आपको बोला कि खुरदरी या मुड़ी हुई धातु होती हैं, उन पे संक्षारण ज़्यादा होता है, क्योंकि नमी और जो आपका धूल मिट्टी होती है उस पर ठहराव ज़्यादा होता है। बट यदि ताप उपचार विधि का उपयोग करें, मतलब जब धातुओं को उपस्थित जो खुरदरापन है ना, खुरदरापन है या जो मुड़ी हुई धातु हैं, इन खुरदरापन या मुड़ी हुई धातुओं को गर्म करके, है ना, मतलब गर्म करके मतलब ताप विधि द्वारा, है ना, उन्हें चिकना कर दिया जाता है, तो संक्षारण की दर कम हो जाएगी। सिंपल बात है ना, हमने बोला, अब भी समझाया, चिकनी हुई धातु पर संक्षारण कम होता है। तो अगर हम जो खुरदरी धातु हैं, मुड़ी हुई धातु हैं, उनको गर्म करके क्या कर दें हम मेरे भाई, हम क्या कर दें, उन्हें चिकना कर दें, तो संक्षारण कम हो जाएगा। सही बात है मेरे भाई। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरे भाई लाइक ठोक दो यार, क्या कर रहे हो यार, है ना, इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, इतना सब कुछ समझ चुके हो, अभी तक लाइक नहीं किया, गलत बात है ना मेरे भाई, गलत बात है ना मेरे भाई। तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने ना अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है ना, वो जल्दी से मेरे भाई शेयर कर दो यार। कंजूसी मत किया करो यार, कितनी कंजूसी करते हो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। एक लाइक से आपका क्या चला जाएगा बताओ, कुछ जाएगा क्या, नहीं, आपको पढ़ने तो मिल ही रहा है, आप पढ़ तो रहे हो, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया। चलो सेकंड पॉइंट है पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगाकर। पॉलिश देखो भाई, आप करते हो ना, आपके घरों में आपके जो गेट होते हैं, आपकी जो अलमारी होती हैं, आपकी जो खिड़की होती हैं, आपके जो वेंटिलेटर होते हैं, क्या आप उन पर पॉलिश नहीं करते हो, क्या उस पर आप पेंटिंग नहीं करते हो, क्यों करते हो पेंटिंग, क्यों लगाते हो पॉलिश, क्यों, क्योंकि उस पर जंग ना लगे, जंग ना लगे मतलब संक्षारण ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब धातुओं पर पॉलिश या जंग रोधी पेंट लगा दिया जाता है, तब यह वायु या नमी के संपर्क से में नहीं आती, क्योंकि संपर्क में कौन आता है, जो ऊपर लगा हुआ पेंट है, पेंट आता है संपर्क में, है ना, क्योंकि पेंट लगा दिया तो धातु है ना वो सुरक्षित है अंदर, ठीक है, संक्षारण कम होता है। क्लियर, अब इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप समझ गए हो पहले से ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विद्युत लेपन द्वारा। विद्युत लेपन क्या होता है सर, इसको आपको समझना पड़ेगा। धातु की सतह पर अन्य धातु की, देखो आपने सुना होगा गैल्वेनीकरण। देखो कुछ धातुएं होती हैं, कुछ धातुओं जैसे मान के चलो, ये मेरे पास एक आयरन की धातु है, क्या है, आयरन की धातु, जिसपे संक्षारण होता है, जिसपे संक्षारण होता है। यदि इस धातु पर मैं क्या करूं दोस्तों, एक अन्य धातु की परत चढ़ा दूं, अन्य धातु की परत चढ़ा दूं, तो ये जो धातु है जिसका मुझे संचारण रोकना है, इसके ऊपर मैंने अन्य धातु की परत को चढ़ा दिया, तो संचारित कौन होगी, ये वाली धातु, ऊपर वाली धातु। अंदर वाली धातु तो क्या हो जाएगी, बच जाएगी, संचारित नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना। तो ऐसा भी हम संचारण रोक सकते हैं। धातु की सतह पर अन्य धातु जैसे जिंक हुआ, निकल हुआ, एल्युमिनियम होता, आदि की परत चढ़ाकर, या फिर ऐसा कहें, धातु की सतह पर अन्य धातु जैसे जिंक, निकल, एल्युमिनियम आदि की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत लेपन। और विद्युत लेपन करके हम संचारण को रोक सकते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धातु है जिसको हमें संचारण से बचाना है, उस पर अन्य धातु की परत हम चढ़ा देते हैं, तो संचारण रुक जाता है। नेक्स्ट है ग्रीस या ऑयल लगा के। ये तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब धातु पर ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाता है तो उनमें घर्षण कम होता है ना। जब घर्षण कम हो जाता है मतलब धातु चिकनी हो जाती हैं, तो संचारण कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो एक और पॉइंट बचा है, इसको और कवर कर लेते हैं मस्त तरीके से। चलो आप देखेंगे, अगला पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर। आपने देखा होगा स्टील पे संचारण कम होता है, आपने देखा होगा जो पीतल होता है उस पर संचारण कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि वो मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। कांसे पे संचारण कम होता है, क्योंकि मिश्र धातु है। स्टील पे संचारण कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि मिश्र धातु है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो शुद्ध धातु के संचरण की प्रवृत्ति होती है, संचरण, संचारित होने, या आप संचरण भी बोल सकते हो, है ना, ऐसा बोल सकते हो। शुद्ध धातु में संचारण लिख लेना, ये क्या लिख लेना, संचारण।
की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो क्रियाशील होती हैं, है ना। इसलिए इसमें दूसरी धातु या अधातु की आवश्यक मात्रा मिलाकर क्या बना देते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। और मिश्र धातु में संक्षारण कम होता है। ध्यान रखना, मिश्र धातु में संक्षारण कम क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध धातु जो होती है वो क्रियाशील होती है, और यदि किसी अन्य धातु को इसमें मिला दिया जाए तो इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और क्रियाशीलता कम तो संक्षारण कम। ये आपकी स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम को मिलाकर बनाई जाती है। पीतल, कॉपर और जिंक है मेरे भाई, है ना। कॉपर और जिंक, ये आपको लिखा है ना, एक सेकंड, कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर, ये कॉपर प्लस जिंक कर लेना, ठीक है। कांसा, कॉपर प्लस टिन, SN है ना। तो ये मिश्र धातुओं में संक्षारण कम होता है। तो ये आपका हुआ संक्षारण का टॉपिक, जिसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसको बचाने वाले कारक, सब कुछ करा दिया है, सब कुछ समझा दिया है, और आपको टाइम टू टाइम वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब बिल्कुल मेरे भाई मेरे साथ जुड़ें। मैं बोल रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको 100% आपको रिजल्ट बना के बताऊँगा। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आपको दिला के दिखाऊँगा, बताऊँगा, यदि बस आप मेरे साथ जुड़े हैं तो। दोस्तों दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय और जय हिंद। ओके।